आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत अब हम आप पहुँचे हैं डे 6 पर और आज हम करने वाले हैं दो कविताएं। एक तो बसंत आया और दूसरा तोड़ो। रघुवीर सहाय जी की ये दोनों कविताएं, जिसमें हम समझेंगे कविता की मूल संवेदना, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कविता की मूल संवेदना के साथ। वसंत आया कविता की मूल संवेदना क्या है कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना तो देख पाता है, ना ही अनुभव कर पाता है। वह संवेदनहीन होता चला जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली में वसंत जैसी मादक ऋतु भी लोगों को आह्लादित नहीं कर पाती। हमें प्रकृति सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से एकात्मकता का संबंध समाप्त होता जा रहा है। इसे पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। यदि बच्चों आपने इस मूल संवेदना को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि आपको कविता की व्याख्या समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही संवेदना ही है जो कि हम कविता के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या से। और सप्रसंग व्याख्या में आपको पता है हमारे 4 चरण रहते हैं। पहला, 1 अंक का संदर्भ, 1 अंक का प्रसंग, 3 अंकों की व्याख्या और 1 अंक का विशेष। हम इन चारों ही चरणों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो अब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। देखते हैं वसंत आया कविता के पहले पद्यांश को। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें संदर्भ, यानी कविता है बसंत आया और कवि रघुवीर सहाय। फिर प्रसंग, जिसमें हमें कहना होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों का हम आज की आधुनिक जीवन शैली में अनुभव नहीं कर पाते। उसके बाद आई व्याख्या। व्याख्या में हम हर पंक्ति का भाव समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बहन दा कहती है, यहाँ कवि का कहना है कि जैसे बहन अपने बड़े भाई को दा कहकर संबोधित करती है, वे प्यार भरी सम्मान भरी वाणी में भाई को दा कहकर पुकारती है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। ठीक इसी प्रकार बहुत ही मिठास भरी आवाज में कोई चिड़िया किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर बैठ करके कूकने लगी। और चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते। तो चहल पहल भरी, चलती सड़क का अर्थ क्या है? चहल पहल भरी सड़क के किनारे चलते हुए लाल बजरी पर जो पीले पीले पत्ते गिरे हुए थे वो पैरों के नीचे आकर चरमराने लगे, मरमर की ध्वनि करने लगे। ये पत्ते ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे थे। तरुवर यानी पेड़, पेड़ों से गिरे थे और ये बड़े बड़े व पीले रंग के पत्ते थे जो कि पेड़ों से झड़कर नीचे गिर गए थे और अब पैरों के नीचे आकर वो चरमरा रहे थे और मरमर की ध्वनि कर रहे थे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे ही प्रातः काल में जबकि लगभग 6 बजे का समय हो रहा था, हवा इस तरह से खिली खिली आई जैसे कि वो गर्म पानी से नहा करके आई हो। और ऐसी ताजा ताजा खिली हुई यानी ताजा ताजा हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई। फिरकी सी, देखिए उपमा अलंकार है यहाँ पर।
फिरकी के समान गोल गोल घूमती हुई आई और चली गई। तो आप लोगों ने दिवाली के मौकों पर देखा होगा कि फिरकी जब चलाई जाती है वो गोल गोल घूमती है। तो ठीक इसी तरह से गोल गोल फिरकी की तरह घूमती हुई हवा आई और आकर चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही वातावरण में फुटपाथ पर चलते हुए अचानक से मुझे ये ज्ञात हुआ कि बसंत आ गया। क्योंकि बसंत के आने पर चिड़ियों का चहकना, सूखे पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का आना, हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। लेकिन शहरी संस्कृति में मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है, अतः बसंत के आगमन का पता ही नहीं चलता। तो कवि को भी जब इस तरह से अचानक पता चला कि बसंत आया है, तब उसका ध्यान इस ओर गया। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो मैंने अभी समझाई है बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ पर लिख कर दी गई है। आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके पढ़ लीजिए। और फिर अब चौथे स्थान पर आएगा विशेष। विशेष में देखिए कौन कौन से बिंदु बनते हैं। जैसे पहला पहला बिंदु है आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया गया। जैसे गर्म पानी से नहाइयो, इसमें जैसे की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पियराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है। फिर किसी आई में उपमा अलंकार है। बड़े बड़े पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आ गया, बड़े बड़े पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चित्रात्मकता का समावेश है, क्योंकि जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं तो एक चित्र सा हमारी आंखों के आगे उभरता है। तो आप इसे चित्रात्मकता कहिए या फिर बिंब कहिए, एक ही बात है। भाषा सहज व सरल है। लक्षणा शब्द शक्ति है। बिंबात्मकता विद्यमान है। बिंबात्मकता का मतलब क्या हुआ, हमारे जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ऐसे ही 5 बिंब हैं। और यहाँ पर लगभग सारे ही बिंब प्रयुक्त हुए हैं। जैसे सुनने में श्रव्य बिंब, देखने में दृश्य बिंब, स्पर्श करने में स्पर्श बिंब, यानी पांचों के पांचों बिंब इस कविता के अंदर आते हैं। तो इसलिए बिंबात्मकता विद्यमान है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है। तो आप देखेंगे अगले वाले में भी यही के यही सारे बिंदु मिलेंगे, केवल ये जो अलंकार हमने छांटे ये जरूर बदल जाएंगे उस पद्यांश के हिसाब से। बाकी नीचे वाले ये सारे बिंदु बिल्कुल समान रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा पद्यांश, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। यहाँ भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही संदर्भ और प्रसंग लिखा जाएगा, इसलिए उसे रिपीट नहीं करते हैं, वैसा का वैसा ही है। हम समझते हैं सीधे इसकी व्याख्या को। तो यहाँ कवि का कहना है कि किसी निश्चित दिन अथवा निश्चित वार को कामदेव के महीने की पंचमी यानी बसंत पंचमी होने का अनुभव नहीं होता। उसे कैसे पता चलता है, कैलेंडर को देख करके। कैलेंडर से पता चलता है कि किस दिन पंचमी होगी। अमुक दिन यानी किसी विशेष दिन, अमुक वार किसी विशेष वार को, मदन महीने की, मदन महीना मतलब कामदेव का महीना, पंचमी कामदेव के महीने की पंचमी को ही कहा जाता है बसंत पंचमी, कि किसी विशेष दिन बसंत पंचमी होगी। यह बात कैसे पता चली, कैलेंडर से। और इस बात का प्रमाण यह था कि दफ्तर से भी उस दिन छुट्टी थी, और कविताओं को पढ़ते रहने से यह भी पहले से ही पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे, कि जब बसंत ऋतु आएगी तो जंगलों में जो पलाश के वृक्ष हैं वे दहर दहर दहकेंगे, यानी एकदम लाल हो जाएंगे, उन पर लाल लाल फूल
भर जाएंगे और ऐसे लगेगा जैसे वो धधक धधक कर जल रहे हों। लाल फूलों से उनका सौंदर्य दमकने लगेगा। और आम बोर आवेंगे, आम के वृक्षों पर बोर आ जाएगा, आम के पेड़ मंजरियों से लद जाएंगे और रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। नंदनवन, यहाँ पर आनंद देने वाले वन को, जंगल को नंदन वन कहा गया है कि दूर दूर के विदेश के आनंददायी वन आकर्षक रंग रस गंध से भरपूर हो जाएंगे। उनके ऊपर अनेक फल फूल लग जाएंगे जिससे कि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी। यशस्वी होने का मतलब क्या है? प्रसिद्धि से युक्त हो जाना। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मधुमस्त पिक, पिक होता है कोयल की, फूलों का रस पी करके मस्त रहने वाली कोयल। और भंवरे, भौर यानी भंवरे, तो यहाँ पर फूलों का रस पीकर मस्त रहने वाली कोयल और भंवरों की बात की गई है कि वे भी अपना अपना कृतित्व दिखाएंगे। कृतित्व माने सृजनात्मकता, वे अपनी अपनी सृजनात्मकता दिखाएंगे, अर्थात बहुत सुंदर ध्वनि में वे गाने लगेंगे, अभ्यास करके दिखावेंगे। यानी वो इस चीज़ का अभ्यास करेंगे और खूब मस्त आवाज़ में गीत गाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। नगण्य मतलब तुच्छ। कवि का कहना है मुझे केवल यही नहीं पता था कि आज के तुच्छ दिन मैं इस प्रकार से जानूंगा कि बसंत आ गया। यानी भाव यह है कि यद्यपि बसंत के आगमन का पता वातावरण में आए हुए परिवर्तनों से होना चाहिए, उससे हमें पता चलना चाहिए, पर आज के मशीनी युग ने हमारी संवेदनाओं को, भावनाओं को, अनुभूतियों को ऐसे कुचल कर रख दिया है कि बसंत के आने का पता हमें इन परिवर्तनों को देख करके चलता ही नहीं। हम पता कैसे लगाते हैं? कैलेंडर को देखकर या फिर छुट्टी से। तो यही व्याख्या यहाँ पर आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और विशेष में भी देखिए, नीचे वाले सारे बिंदु ये तो समान ही हैं, सिर्फ ऊपर वाले बिंदु थोड़े से बदले हैं। जैसे आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य है, नई कविता का प्रभाव है, दहर दहर दहकेंगे या रंग रस में अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि देखिए वर्ण की समानता, यहाँ भी र और यहाँ भी र, और ऐसे दहर दहर दहके में द की पुनरावृत्ति हो रही है। और दहर दहर अपना अपना, इनमें एक ही शब्द दो दो बार आ रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्रात्मकता भी है क्योंकि इससे हमारी आंखों के आगे एक चित्र सा उभरता है। भाषा सरल व सहज है, लक्षणा शब्द शक्ति है, बिंबात्मकता है, छंद मुक्त रचना है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपने दोनों के दोनों पद्यांश समझ लिए, आपको पता चल गया होगा कि हमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी कैसे है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और दूसरी कविता को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, तोड़ो, पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक छोटा सा काम करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर डालिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो अगली कविता जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है तोड़ो। तोड़ो यहाँ पर किसी चीज का विध्वंस करने के लिए नहीं है, बल्कि तोड़ना भी सृजन की पहली इकाई है। तोड़ना किसी चीज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर तोड़ो की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं ये कविता। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो इस कविता में भी हमें सबसे पहले क्या देना है? संदर्भ, कविता का नाम तोड़ो और कवि रघुवीर सहाय। फिर दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, प्रस्तुत उद्बोधन परक कविता में
कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। कवि क्या कहता है, देखिए, तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, कि कवि आह्वान करता है इन पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ डालो। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, क्योंकि ये जो पत्थर और चट्टाने हैं ना, ये धरती के उपजाऊपन में बाधा बन रहे हैं। यह धरती तभी उर्वरा बन सकती है जब मिट्टी मुलायम बन जाए। तो इसके लिए हमें धरती को जानना होगा। हम धरती को जाने, हम धरती को जब जान जाएंगे तो ये पत्थर चट्टानों जैसे झूठे बंधन टूट जाएंगे। इनको हमें तोड़ना ही होगा। यहाँ पर ये वास्तव में प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है। मनुष्य भी इसी तरह से झूठे बंधनों में जकड़ा रहता है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पत्थर और चट्टानें उसके विकास की बाधाओं का ही प्रतीक हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। हमने ऐसा सुना है कि मिट्टी के अंदर रस होता है जिससे वनस्पति उगती है। दूब वैसे तो घास को कहते हैं, लेकिन यहाँ अभिप्राय क्या चल रहा है, वनस्पति का, क्योंकि मिट्टी में सिर्फ घास नहीं उगती, तो मिट्टी में वनस्पति उगती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, ऐसे ही हमारे भी मन में नए नए विचार, रचनाशीलता उत्पन्न हो सकती है, परंतु हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे मन रूपी मैदानों पर ऊब व्याप्त है, और इसी कारण हम आधे आधे गाने गाते हैं, यानी हर काम को आधे अधूरे मन से करते हैं और अपना 100% देकर पूरी तरह से पूरे मन से कार्य को नहीं कर पाते। तो इसीलिए यदि हमें अपने कार्यों को पूरे मन से करना है तो हमें इस तरह की बाधाओं को तोड़ना होगा। इन पत्थर और चट्टानों रूपी रुकावटों को दूर करना होगा, क्योंकि जैसे धरती में रस है, ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी सृजनशीलता है। परंतु हम अगर इस ऊब को, खींच को दूर कर दें तो हम भी नए नए विचारों को स्थान दे सकते हैं, वरना हमारे सृजन में ये बाधा बनते रहेंगे। तो आप इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से ही यहाँ पर लिखा गया है जैसा मैंने समझाया। आप इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और विशेष को देखते हैं हम। विशेष में आपने जैसे पिछली वाली कविता में समझा, ठीक उसी तरह से देखना है। एक तो भाषा सरल, सहज, सुबोध है, प्रतीकात्मकता है, शैली विषयानुकूल व प्रभावशाली है, तोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिंबात्मकता दर्शनीय है, मन के मैदानों और क्या कर में अनुप्रास अलंकार है, सृजनशीलता के लिए प्रेरणा दी गई है, ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। आपको ये तो पता ही होगा, ओज गुण यानी किसी बात के लिए जब हमें प्रेरित किया जाता है, उद्बोधन किया जाता है, और लक्षणा शब्द शक्ति जब सीधे सीधे शब्दों का अर्थ ना लेकर के उसके पीछे छिपा हुआ प्रयोजन समझा जाता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं दूसरे वाले पद्यांश को। इस पद्यांश में भी यही बात ही समझाने का कवि ने प्रयास किया है। ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही, जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, क्योंकि इसमें कवि कहता है इस सारी की सारी ऊसर बंजर जमीन को तोड़ डालो, यानी जिस जमीन में कुछ नहीं उगता उस जमीन को तोड़ दो, और जब आप इसे जितना अधिक तोड़ोगे उतनी अधिक ये उपजाऊ बनेगी। और इसी तरह से ये चरती परती तोड़ो। चरती परती मतलब चरती होता है चरागाह, परती यानी ऐसी जमीन जिसे हमने काफ़ी समय के लिए खाली छोड़ दिया और उसमें अब कुछ नहीं उग रहा, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति कम होती चली जा रही है। तो जिस धरती को काफ़ी समय से पशुओं के चरने के लिए चरागाह बनाकर छोड़ा है उसकी भी, या फिर जिस पर कुछ भी अभी नहीं उगा रहे हम उसकी भी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इस जमीन को भी तोड़ो और इन सबको आप खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही, मतलब मिट्टी के अंदर तो रस है ही, और इसी कारण जब आप
इसे खेत बनाने के लिए प्रयास करोगे तो उसकी वजह से, उसी रस की वजह से वह मिट्टी बीज का पालन पोषण करेगी। पोसेगी मतलब पोषण करेगी। जो बीज मिट्टी में डाला जाएगा उसका पोषण होगा और वह बीज अंकुरित होगा। ठीक ये स्थिति हमारे मन की भी है। यदि हम अपने मन से खीज, ऊब जैसी बाधाओं को दूर कर देंगे तो हमारे मन की अरुचि, हमारे मन की खीज दूर हो जाएगी, तो उसमें भी नए नए विचार आएंगे, सृजनशीलता रहेगी। तो इसीलिए इस मन रूपी धरती को भी गोड़ डालो। आप देखिए इस पद्यांश की शुरुआत हुई थी तोड़ो 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 से, लेकिन अंत कहाँ से हो रहा है? गोड़ो 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 से। क्योंकि जब इसमें सृजनात्मक विचारों के अंकुर फूटेंगे, नए नए विचारों की खेती लहलहाएगी, तभी तो सृजन कार्य संभव होगा। तो इसीलिए इस जमीन को पहले तोड़ो और फिर इसकी गुड़ाई करके, इसे अच्छे से तैयार करके इसमें नए विचारों को स्थान दो, ऐसा कवि समझाना चाहता है। और यह व्याख्या आपके सामने है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और विशेष देखिए वही के वही बिंदु हैं, केवल कहीं कहीं पर ये जहाँ अलंकार है वो जरूर बदल गए। जैसे बाकी सारे बिंदु समान है मगर ये अलंकार बदला, ऊसर बंजर और चरती परती में अनुप्रास अलंकार है। बाकी वही के वही बिंदु हैं तो इसलिए दोबारा नहीं पढ़ते। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और प्रश्न उत्तर देखें, आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके वो कर लीजिए। मैं फिर से याद दिला रही हूँ। हाँ, अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो या आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आए तो लाइक व शेयर भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो इसका उत्तर होगा बसंत आगमन की सूचना कवि को प्रकृति में आए परिवर्तनों से मिली। बंगले के पीछे के पेड़ पर चिड़िया कूकने लगी, सड़क के किनारे की बजरी पर पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पाँव के नीचे आकर चरमराने लगे। सुबह 6 बजे खिली ताज़ा गुनगुनी हवा आई और फिरकी की तरह घूमकर चली गई। फुटपाथ पर चलते हुए कवि ने इन परिवर्तनों को देखा और इनके प्रभाव का अनुभव किया। उन्हीं से ही बसंत के आगमन की सूचना उसे मिली। अगला है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई चली गई। पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। वसंत ऋतु में प्रातःकाल 6 बजे के आसपास चलने वाली हवा की अनुभूति कुछ इस प्रकार की होती है जैसे कोई युवती गर्म पानी से नहाकर आई हो। हवा में गुनगुनापन होता है और तब की हवा फिरकी की तरह गोल घूम जाती है और शीघ्र चली भी जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। और उसमें अपने शरीर को, हाड़ को कंपा देने वाली ठंडक नहीं रहती, उसकी शीतलता घट जाती है और हल्की गर्माहट का एहसास होने लगता है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? तो बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने यह बताया कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी और दफ्तर में छुट्टी होने से यह पता चल जाता है कि उस दिन कोई विशेष त्यौहार है। बसंत पंचमी के आने का पता भी दफ्तर की छुट्टी और कैलेंडर से चला। इसका कारण है कि आधुनिक जीवन शैली में प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति के साथ संबंध टूटता जा रहा है, अतः वह प्राकृतिक परिवर्तनों से अनजान रहता है। अगला प्रश्न, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस काव्य पंक्ति में यह व्यंग्य निहित है कि लोगों को बसंत के बारे में जानकारी कविताओं को पढ़ने से मिलती है। वे स्वयं बसंत के आगमन का अनुभव नहीं कर पाते। बसंत में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों की जानकारी भी उन्हें कविता से ही मिलती है। कविताओं को पढ़कर ही वे यह जान पाते हैं कि बसंत ऋतु में पलाश के जंगल दहकते हैं, आमों में बौर आता है। और आज के लोग स्वयं इन दृश्यों को अपनी आंखों से देखने का कष्ट नहीं करते, वे तो कविताओं में ही बसंत का वर्णन पढ़ते हैं। ये आज के जीवन की विडंबना है। आज का व्यक्ति आडंबरपूर्ण जीवन शैली जी रहा है। अब वह प्रकृति की जानकारी पुस्तकों से पाता है।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। यह कथन बिल्कुल सही है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। प्रकृति ही मनुष्य का साथ शुरू से अंत तक निभाती है। ये सहचरी का अर्थ क्या होता है? जो साथ रहने वाली हो। तो प्रकृति शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती है, हमारा साथ निभाती है और प्रकृति हर समय हमारे साथ रहती है। मनुष्य आंखें खोलते ही प्रकृति के दर्शन करता है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, भूमि, वृक्ष सभी प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अन्य लोग भले ही हमारा साथ छोड़ दें, पर प्रकृति सहचरी बनकर हमारे साथ हमेशा रहती है। प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति का आमंत्रण मौन भले ही हो, पर काफ़ी प्रभावशाली होता है और इसी कारण हमें भी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रकृति हमारा ध्यान रखती है। अगला प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? इसका प्रतिपाद्य लिखिए। देखिए बच्चों, चाहे तो चिंता पूछी जाए, प्रतिपाद्य पूछा जाए, कवि का उद्देश्य पूछा जाए या फिर मूल संवेदना, कुछ भी पूछ लें, उत्तर यही बनेगा जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना, वही वाली, कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है और यह अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना तो देख पाता है ना अनुभव कर पाता है। वह संवेदनहीन होता चला जा रहा है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई है। इस जीवन शैली में वसंत जैसी मादक ऋतु भी लोगों को आह्लादित नहीं कर पाती, प्रसन्न नहीं कर पाती। वसंत पंचमी का पता भी उन्हें दफ्तर की छुट्टी से चलता है। कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से एकात्मकता का संबंध समाप्त होता जा रहा है। इसे पुनः स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी तक हमने पढ़े थे वसंत आया कविता के प्रश्न। अब हम देखेंगे तोड़ो कविता के। तोड़ो कविता का पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? तो पत्थर और चट्टान शब्द बाधाओं और रुकावटों के प्रतीक हैं। ये दोनों बंधन कवि कर्म अर्थात सृजन में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बंधन बंजर धरती में है तो मानव मन में भी हैं। धरती को उर्वर बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर और चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार सृजन कार्य के लिए मन की ऊब और खींच भी मिटानी पड़ती है। इस संबंध में पत्थर, चट्टान मन की ऊब और खींच के ही प्रतीक बन जाते हैं। अगला प्रश्न, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? तो कवि को धरती और मन की भूमि में निम्नलिखित समानताएं दिखाई पड़ती हैं। एक तो धरती और मन दोनों की भूमि में बंजरपन है, इससे सृजन में बाधा आती है। दूसरा, धरती में कठोरता तथा पत्थर हैं जबकि मन में ऊब और खीज है। तीसरा, बंजर धरती अपने भीतर बीज का पोषण नहीं कर पाती और मन की भूमि भी झुंझलाहट के कारण भावों और विचारों का पोषण नहीं कर पाती। अगला है, जिस प्रकार धरती की गुड़ाई कर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन की भूमि से खीज को खोद कर निकालने से वह भी सृजन के योग्य बन जाती है। तो दोनों में यही समानताएं हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ो कविता के प्रतिपाद्य को लिखिए और बताइए कि कवि तोड़ने की प्रक्रिया में क्यों विश्वास करता है। तो तोड़ो कविता में कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन के लिए आरंभिक किंतु अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कवि विध्वंस के लिए नहीं बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है।
कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को भी तोड़ने की बात करता है और उसे भी उर्वर बनाने के लिए कहता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसीलिए उसको दूर करने की बात में विश्वास करता है। अगला है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। तो कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ, अंत गोड़ो 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 से। तो ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि पहले जमीन को समतल बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ना आवश्यक है और पथरीली जमीन को उपजाऊ खेत में बदलना आवश्यक है। उसके बाद ही गोड़ने की क्रिया आरंभ होती है। धरती में गुड़ाई करके बीज का पोषण किया जा सकता है। इसी प्रकार मन में भावों और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट, चिढ़, कुड़न आदि को निकाल फेंकना आवश्यक है। इसी प्रकार मन की खीज और ऊब को तोड़ने के बाद ही उसमें सृजन की प्रक्रिया का आरंभ होगा। यह प्रक्रिया ही गोड़ना है। तो आप समझ गए कविता का आरंभ तोड़ो 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 से और अंत गोड़ो 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 से क्यों हुआ। अब अगला प्रश्न है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जब तक मन में ऊब और खीज व्याप्त रहती है तब तक पूरे मन से पूरा गाना नहीं निकलता, और मन जब उल्लास से भरपूर होता है तो पूरा गाना निकलता है। ठीक यही बात यहाँ आधे आधे गाने हैं, आधे अधूरे मन से काम करना। मन का स्पष्ट होना आवश्यक है। मन की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए मन की बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। यदि हम पूरे मन से काम करेंगे तभी कार्य सही ढंग से सफल होगा। तो इसी के साथ ये पूरा पाठ कवर हो गया और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो में क्या चीज़ पसंद नहीं आई या क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।